आज हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, पहले की तरह जैसे क्वेश्चन लिखे हुए मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको पढ़कर बता देता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। देखो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। पहले आप ये समझो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर डाउन स्ट्रीम में है, मतलब डाउन स्ट्रीम के साथ है, और एक अप स्ट्रीम, ये समझ जाओगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपने क्लास 9th में जहाँ तक रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक मैं जनरल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी आपने देखा होगा, आप साइकिल चला रहे हो और हवा जो बह रही होगी वो आपकी साइड बह रही हो, तो आपको देखना, आप कभी भी मतलब जो आपकी साइकिल की गति है वो हमेशा कैसे हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हवा है वो आपकी स्पीड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। पहले आप जिस भी स्पीड से चल रहे होते, मान लो आप 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो पर आवर की स्पीड से, हवा चलने लगी, आपको हवा ने सपोर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड है वो बढ़ गई, ठीक है। अगर हम इसके विपरीत सोचें कि आप आगे जा रहे हो और हवा आगे से चल रही है, तो आप जरूर देखना, कभी भी देखना कि आप पेडल पर जोर लगाते हो, क्या होता है, आपकी स्पीड घट रही होती है। कितनी, रिजल्टेंट स्पीड। तो जब भी कोई स्पीड पे बाहरी, मतलब बाहरी या मान लो एक्सटर्नल फोर्स काम करती है, तो हमारी रिजल्टेंट स्पीड या तो बढ़ती है या घटती है। वहाँ पे साइकिल की स्पीड का बढ़ना इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि हवा की स्पीड कितनी बढ़ रही है। वहाँ पे साइकिल की स्पीड का घटना इस बात पर भी डिपेंड कर रहा था, और साथ के साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हवा आपके साथ चल रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब आपकी डायरेक्शन में। अगर हवा आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपकी स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। यहीं पे इसका मतलब भी यही है कि जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, पहले से ध्यान रखना, ये वाटर के साथ लिए जाते हैं, मतलब रिवर में लिए जाते हैं, वाटर के साथ लिए जाते हैं। पहली चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, किसके लिए, वाटर के लिए। डाउन स्ट्रीम उस हवा की तरह है, तो डाउन स्ट्रीम कोई भी चीज़ उस हवा की तरह सपोर्टिव चीज़ है, यूँ समझो। मतलब अगर मान लो कि मैं एक नदी में हूँ और नाव चला रहा हूँ, और पानी का बहाव उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नाव चल रही है, तो आप देखोगे नाव की रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर पानी का बहाव उस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब नाव के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो पानी की जो बोट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हमेशा घट जाएगी। ये एक पहली चीज। तो जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमेशा क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड होती है उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो अप स्ट्रीम होता है वो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। अपोज करने का मतलब क्या है कि जो स्पीड होती है उसे क्या करता है, ये घटाता है। हमें इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, जो वाटर की स्पीड है या स्ट्रीम की स्पीड कह लेते हैं, वो एक ही बात है, वाटर कह लो स्ट्रीम कह लो, उसकी स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से क्या होगी, कम होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से हमेशा कम होगी। अब जरा समझते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने ये माना कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, किसकी स्पीड, बोट की, कितनी मान ली, x। लेट द स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, एक ही बात है, मैंने मान ली y। तो ये अपने मन में हमेशा ध्यान रखना कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। कहीं खुद सोचो, अगर पानी का भाव एक साइड में, चलो डाउन स्ट्रीम है उसमें सही हो गया, अपोजिशन में हो गया तो नाव वगैरह पलट जाएंगी। आपको सोचो, पानी का भाव हम ये मान के चलते हैं अपने क्वेश्चनों में, रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पर मान के चलते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो स्पीड ऑफ बोट से क्या है, कम है। तो अगर मैंने ये मान लिया, और अगर वो नाव डाउन स्ट्रीम में, हम नाव में किस कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये x और ये y है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि बढ़ जाएगी ना भाई स्पीड। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम बिकम x प्लस वाई। कैसे, अगर डायग्राम में सामने मान लो ये पानी का बहाव है, पानी किधर बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, और मेरी जो नाव है वो भी इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो बोट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अगर मान लो पानी इधर बह रहा होता और नाव इधर जा रही होती तो पानी की स्पीड घट जाती। तो जो पहली केस है डाउन स्ट्रीम, उसमें पानी की स्पीड बढ़ रही है, और जो दूसरा केस है अप स्ट्रीम, उसमें पानी की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब पानी की स्पीड नहीं, बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुझे पता है कि जो y है वो x से छोटा है, तो मैं बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस कर दूँ। अब ये ध्यान रखना, x क्या है, बोट की स्पीड, y क्या है, स्ट्रीम की स्पीड, x प्लस वाई क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, x माइनस वाई क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। हैं ये दोनों एक्चुअल में क्या है ये स्पीड ही है। क्या है ये, स्पीड। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। देखो उसने बोला है ऋतु कैन रो, मतलब कोई भी नाव चला रही, रो को कहते हैं नाव चलाना, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। ऋतु जब कोई भी नाव डाउन स्ट्रीम में चलाती है तो वह 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में कवर कर लेती है, 2 घंटे में कवर कर लेती है। आगे देखो, और अगर वह अप स्ट्रीम में चलाती है तो वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर लेती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मतलब वो है कि मतलब जो बोट चलाना होता है उसे हम रोइंग बोलते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब जो बोट की स्पीड में एक्चुअल में मानते हैं, मतलब अगर पानी ना बह रहा हो, पानी बिल्कुल स्थिर हो, तो जो बोट जिस स्पीड से चलेगी हम उसे क्या बोल देंगे, स्पीड ऑफ बोट बोल देंगे। एंड स्पीड ऑफ द करंट, तो जो मैंने स्पीड ऑफ वाटर मानी थी हम उसे करंट भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर, या फिर आप उसे करंट कह दो, या फिर आप उसे स्ट्रीम कह दो। आपको बस यही समझना है कि इन तीनों का मतलब पानी ही है। इन तीनों का मतलब क्या है, पानी ही है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाए। करो चलो। लेट द स्पीड ऑफ बोट, हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द, यहाँ पे अगर उसने बोट नहीं देखा तो रोइंग ही मान लो आप, है ना। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, क्या मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वही पानी, करंट बिजली वाला करंट नहीं है ये, y किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई, जो मैंने बताई थी आपको। स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक है। स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, x प्लस वाई, ठीक है। हाँ, अब उसने आगे क्या बोला है, इसी प्रकार स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या है, अच्छा यहां से एक और चीज जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस हमारा क्या है, इट क्या करती है वो, रोइंग डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। पहला केस यही तो है कि वह 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है, ठीक है। कितने में, 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम है, तो ठीक है बन गया। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें 2 दे ही रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20। स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई, x प्लस वाई। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
ठीक है। दूसरा केस उसने क्या बोला है, दूसरा केस ये है रोइंग डिस्टेंस 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो भाई टाइम कितना है 2, डिस्टेंस कितना है 4, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब जिससे भी चाहो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप उससे सॉल्व कर लेना, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। और उसने यही पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, नोट कर लो, सॉल्व कर लेना। चलो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहा हूं, आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लास 8 वगैरह हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। मतलब कोई भी पूरा काम, एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो पूरा काम हम कर रहे हैं, 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को 4 दिन में कर दे रहे हैं। वाइल 3 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। मतलब अगर 3 औरत और 6 आदमी लग जाते हैं तो 3 दिन में कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन, अगर मान लो ऐसा होता है कि हमें एक औरत से ही करवाना हो पूरा काम, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन एंड 1 वुमेन। देखो कैसे करते हैं समझो। लेट टाइम टेकन बाई मैन टू कंप्लीट वर्क, मैंने मान लिया x डेज। कितना मान लिया, x डेज। जो उसने कहा है कि अगर मान लो एक आदमी काम करे और एक या औरत काम करे तो कितने दिन में काम को कर सकते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि एक आदमी उस काम को x दिन में कर देगा, एक आदमी उस काम को x दिन में कर देगा। इसी प्रकार लेट टाइम टेकन बाई वुमेन टू कंप्लीट वर्क, मैंने क्या मान लिया, वाई डे, कि जो वुमेन है उस काम को वाई दिन में कर देगी। अच्छा, हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे वर्क वाले, तो हमेशा ध्यान रखना हम जो पूरा काम है वो हम x मान के 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं कि पूरा काम क्या होता है हमारा 1 होता है। अब जरा समझो, अगर वह आदमी पूरा काम x दिन में कर दे रहा है, कितने दिन में कर दे रहा है, x दिन में, तो सो मैन 1 डे वर्क क्या होगा, जरा बताओ सोच के। सोच रहे होंगे क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, वह किसी काम को, और मैंने क्या बोला पूरा काम हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति x दिन में एक काम कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति मान के चलो 10 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन में क्या करेगा, 100/10। तो वही मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति x दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। कितना हो जाएगा भाई, 1/x। ये क्या, मैन का 1 डे वर्क। इसी प्रकार वुमेन 1 डे वर्क क्या हो जाएगा भाई, 1/y। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, मैन एक दिन में इतना काम कर रहा है, वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है। अगर हम दोनों का देखें, मैन एंड वुमेन 1 डे वर्क, मैन एंड वुमेन 1 डे वर्क, ये कितने का है, एक मैन का है एक दिन का, 1/x। ये कितना है, वुमेन का है एक दिन का। तो अभी यहां से ये बाद में पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन
कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 मैन जब वो लगते हैं तो वह 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। और मेरा पूरा काम क्या है? 1 है। तो जरा यहां से समझते हैं। 2 वुमेन, 1 वुमेन 1 दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। तो 2 दिन में कितना, 2 वुमेन कितना काम करेंगे 1 दिन में? 2/x। दोबारा समझो, 1 वुमेन 1 दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। तो 2 वुमेन 1 दिन में कितना काम करेंगी? 2/x। ये हमने मैन का है, 2/y करेंगी। ठीक है, कितना करेंगी? 2/y। 1 मैन 1 दिन में काम कितना कर रहा है? 1/y। तो 5 मैन 1 दिन में कितना काम करेंगे? 5/x। x है, सॉरी वो देखना, 5/x उल्टा मान लिया। 2 वुमेन, 1 वुमेन 1 दिन में काम कर रही है 1/y। तो 2 वुमेन 1 दिन में काम कितने करेंगी? 2/y। 1 मैन 1 दिन में काम कर रहा है 1/x। तो 5 मैन 1 दिन में कितना काम करेंगे? 5/x। तो यह 2 वुमेन द्वारा और 5 मैन द्वारा किया हुआ 1 दिन का काम है। और अगर वह इस प्रकार करते हैं तो वह 4 दिन में, ये 1 दिन का काम है, वह 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। और पूरा काम हमने क्या मान रखा है? 1 मान रखा है, मैंने पहले बता दिया। बात समझ में आ गई? ये 2 वुमेन का 1 दिन का काम, ये 5 मैन का 1 दिन का काम, ये पूरा मिला के क्या हो गया? 2 वुमेन और 5 मैन का 1 दिन का काम। इस तरीके से तो वो करते हैं तो वो 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। भाई 1 दिन का काम ये, तो 4 दिन का काम क्या हो? 4 गुणा कर दो, बराबर वो पूरा काम कर देते हैं। बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, अब आगे वाली कंडीशन देखो। उसने क्या बोला है कि अगर यही काम 3 वुमेन और 6 मैन करें तो वह 3 दिन में कर देंगे। तुम खुद करके देखो तो समझ में आएगा। देखो, 1 वुमेन का 1 दिन का काम है 1/y। तो 3 वुमेन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/y। 1 मैन का 1 दिन का काम है 1/x। तो 6 मैन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6/x। अब समझो ये क्या बोल रहा है? ये है कि जब 1 दिन में 3 औरत काम करती हैं और 6 आदमी काम करते हैं तो टोटल मिला के ये 1 दिन का काम है। और वह इसी प्रकार अगर 3 दिन काम करते रहे तो पूरा काम हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया है कि मैंने पूरा काम क्या मान रखा है? 1। ये हम मान के चलते हैं अपने मन में, क्योंकि पूरा क्या होता है? कंप्लीटली 100%। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? 1 मान चलते हैं। ये ध्यान रखना, वर्क वाले क्वेश्चनों में, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में ऐसे हम करते हैं। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार करना ना समझ तो पूछ लेना। इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी करने। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू होम पार्टली बाई ट्रेन और पार्टली बाई बस। समझो जरा कि रूही को अपने घर जाना है और उसकी पूरी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो वो इस तरीके जाती है, कुछ तो चलती है वो ट्रेन द्वारा और कुछ डिस्टेंस चलती है वो बस द्वारा। लेकिन यह नहीं है कि कितनी डिस्टेंस किसके द्वारा चली, अभी उसने कुछ नहीं होता है। आगे क्या बोल रहा है? सी टेक्स 4 आवर। अगर वह यहां से यहां जाती है, मान लो रूही है और उसे अपने घर पहुंचना है, 300 किलोमीटर चल रही है, तो वह 300 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेती है। 300 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेती है। कब? अगर वह 60 किलोमीटर तो चले ट्रेन से, 60 किलोमीटर तो चले ट्रेन से, बाकी का जो बचा वो चले बस से। तो कितना बचा बाकी का? 240 किलोमीटर चले वो बस से। जब इस तरीके से वो जाती है तो 300 किलोमीटर वह 4 घंटे में पहुंच जाती है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वह 100 किलोमीटर चले ट्रेन से, अगर वह 100 किलोमीटर चले ट्रेन से, बाकी का चले बस से, मतलब 200 किलोमीटर बस से चले, तो जब ऐसा होता है तो पहले वाला जितना टाइम ले रही थी उससे 10 मिनट ज्यादा लेती है। कितना टाइम लेगी? 4 आवर 10 मिनट।
क्लियर बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है कि अगर बस 60 किलोमीटर चलती है ट्रेन से और 240 किलोमीटर चलती है बस से, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेती है? 4 घंटे। और अगर बस 100 किलोमीटर चले ट्रेन से और 200 किलोमीटर चले बस से, तो जितना वो पहले टाइम ले रही थी उससे 10 मिनट क्या लेती है? ज़्यादा लेती है। करते हैं, देखो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस, मैंने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, हम सबको पता है व्हाट इज टाइम, क्या होता है भाई? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो सब काम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि 60 किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। जब वो ऐसा करती है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? टोटल 4 घंटे लगते हैं। अब देखो 60 किलोमीटर ट्रेवल बाई ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान रखी है? x। कितना चली? 60 किलोमीटर। तो उस दौरान ट्रेन से चलने में कितना टाइम लगेगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर चली और x की स्पीड थी, तो 60/x क्या हो गया? टाइम हो गया जो उसे ट्रेन से जाने में लगा। ठीक है। अब बाकी बचा कुचा वो किससे चली है? बस से। हम पे पूरी डिस्टेंस कितनी है? 360 वो चल रही ट्रेन से, तो 240 किससे चलेगी? बस से। 240 किलोमीटर अगर हम चल रही है, क्योंकि टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर जब वो x की स्पीड से चली तो इतना टाइम लगा। 240 किलोमीटर जब वो y की स्पीड से चली या बस से चली तो इतना टाइम लगा। और दोनों को मिला के उसे टोटल कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। दूसरी कंडीशन देखो, क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो देखो क्या होगा? सेम कंडीशन, 100/x प्लस 200/y। फिर क्या कह रहा है? वह पहले से 10 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब कितना लेगा? 4 घंटे 10 मिनट। जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25/4। तो आपकी एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। सोल्व करके देखना, जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछना। ये 2 इक्वेशन बन गई। मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैंने वो करा दिया है और मैं ये होप करता हूँ कि आप ये कर चुके होंगे। ठीक है, आप ये आराम से करो। जो समझना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछो। आपकी आज एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई। आप अपना घर पर रहिए और आराम से पढ़िए। बाय।